16 दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रकाश चैप्टर के एक नई वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश किरण आरेख यानी कि लाइट रे डायग्राम। आज हम सीखेंगे प्रकाश किरण आरेख खींचना यानी कि लाइट रे डायग्राम बनाना। यहाँ पर देखिए प्रथम स्थिति यानी कि पहली स्थिति में क्या होगा। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो किरण, ये वाली किरण, जो किरण दर्पण के ध्रुव से जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यानी दर्पण का ध्रुव कहां पर है, ये है, यहां पर दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव का मतलब क्या है, मध्य बिंदु। अब ध्रुव क्या है, देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु कहां है, यहां पर है, तो इसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। यहां पर ध्रुव आपने समझ लिया होगा। ध्रुव क्या है, दर्पण के, ये दर्पण मान लीजिए, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये रे क्या हो जाएगी, हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। इतना तो आपको याद ही होगा। और यहाँ पर देखिए ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो एक कौन सी रेखा हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि इसके पैरेलल। तो इसके जब पैरेलल जाएगी तो यहां से दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये कहां से जाती है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य फोकस कहां पर होता है, वक्रता केंद्र मान लीजिए यहां पर है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी किसकी होती है, फोकस की। यहां पर मान लीजिए वक्रता केंद्र है सी, तो इसकी आधी दूरी हम ले लेंगे, वहीं पर इसका, इस दर्पण का फोकस कहलाएगा। अब यहां पर देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उसी को केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। फिर से एक बार देख लीजिए, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उसी के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, और इसकी आधी दूरी ले लेंगे, हमारे यहाँ पर फोकस हो जाएगा। इसकी आधी दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर फोकस हो जाएगा। अगर दर्पण में हमें किसी भी की दूरी नापनी हो तो हम कहाँ से नापते हैं, उसके ध्रुव से, यानी कि इसके पोल से। तो यहाँ पर ध्रुव को क्या कहते हैं, पोल। यहाँ पर हमने पी से डिनोट किया इसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल। तो इसे हम क्या पी से डिनोट करते हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा, ये क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र। यहां पर ये वक्रता केंद्र है दर्पण का, और यहां से पोल से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारा वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्योंकि यहां पर फोकस तक हम ले रहे हैं तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और यहां पर हम वक्रता केंद्र तक ले रहे हैं दूरी, तो क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो इतना समझ लिया होगा आपने। अब देखिए यहां पर जो प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकलती है। यानी कि मुख्य फोकस जहां रहेगा वहीं से निकलेगी। और दर्पण के समांतर कौन सी किरणें आती हैं, जो अनंत से आती हैं, यानी कि बहुत दूर से आती हैं। जैसे कि जो सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है वो अनंत से आती है, यानी कि बहुत दूर से आती है। अब यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, यहाँ पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी। अब मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाती हैं या जिससे निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब यहाँ पर देख लीजिए मुख्य फोकस उत्तल दर्पण में क्या पर है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, और यहाँ से परावर्तित होने के बाद जैसे लग रहा है फोकस से, यानी कि जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या
जिस बिंदु से निकल जाती है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से निकल जाती हैं उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, या उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर देखिए, उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। दर्पण का क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो यहाँ पर देखिए, दर्पण के समांतर आ रही है किरण और यहाँ से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी। और इसमें उत्तल दर्पण में दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर आ रही है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। फिर से देख लीजिए, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो ये होगी हमारी पहली स्थिति। ये आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में निकलती हुई प्रतीत होगी और अवतल दर्पण में परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी। मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव आपने समझ लिया है, और वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी ये भी समझ लिया आपने। इसे आप नोट करते चलिए, कौन कौन सा यहाँ पर मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस दूरी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और यहाँ पर ध्रुव क्या है। इतना आपने समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरी स्थिति क्या है। यहाँ पर देखिए, दूसरी स्थिति क्या है? अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, यानी कि मुख्य फोकस से अगर हम किसी प्रकाश को दर्पण के मुख्य फोकस से गुजारें तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अवतल दर्पण में फिर से एक बार देख लीजिए, जब प्रकाश किरण को हम दर्पण के मुख्य फोकस से गुजारें तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, यहाँ से परावर्तित होगी और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से निकल जाएगी। तो ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति। अब आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद यहाँ पर परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष की ओर आ रही है प्रकाश किरण, लेकिन दर्पण के आर पार नहीं निकल पाएगी क्योंकि पालिश लगी है पीछे। तो यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित होगी तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यानी कि मुख्य अक्ष ये है हमारा, इसके समांतर यानी कि इसके पैरेलल एक किरण निकल जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए, मुख्य फोकस से हम गुजार रहे हैं प्रकाश किरण, तो यहाँ से परावर्तित होगी, दर्पण के उस पार नहीं जाएगी क्योंकि पीछे क्या है, पालिश लगा है। तो यहाँ पर परावर्तित होगी तो इसके समांतर यानी कि मुख्य अक्ष है हमारा, यहाँ से यहाँ तक मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति। अब आइए देखते हैं हमारी तीसरी स्थिति क्या है। यहाँ पर देखिए, हमारी तीसरी स्थिति क्या है। अवतल दर्पण में यदि हम प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से गुजारें तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरण उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। यानी कि जिस रास्ते से जाएगी प्रकाश किरण, यहाँ से टकराएगी, उसी रास्ते से चली जाएगी। यहाँ पर किसी दूसरा रास्ता नहीं होगा प्रकाश किरण जाने का। यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरण को अगर हम यहाँ से दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारें, दर्पण से परावर्तित होने के बाद वैसे ही प्रकाश किरण लौट आएगी। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसमें आती हुई प्रतीत होने वाली किरण और इसमें वक्रता केंद्र से ही जाएगी। यहाँ पर देखिए, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, यहाँ से दर्पण से परावर्तित होगी, इसी माध्यम में फिर वापस लौट जाएगी, यानी कि इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और इसमें क्या है, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होगी और इसी रास्ते से फिर लौट जाएगी। तो ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारा अगला टॉपिक
जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो हमारी पहली हेडिंग क्या लगेगी? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो यहाँ पर हम पहली हेडिंग में क्या सीखेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर होगी वस्तु तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, हम इसको सीखेंगे, वो भी अवतल दर्पण में। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति है। यहाँ पर देखिए अनंत पर जब वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आइए देखते हैं। ये होगा है हमारा अवतल दर्पण। और यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण अनंत पर वस्तु है तो प्रकाश किरण समांतर जाएगी, यहाँ से समांतर जाएगी और नीचे से भी यहाँ से भी समांतर जाएगी। प्रकाश किरण समांतर जाएगी और जब समांतर जाती है प्रकाश किरण तो हमने देखा था, अभी अभी हमने देखा है, जब समांतर प्रकाश किरण आती हैं तो वो कहाँ से जाती हैं? समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाती हैं। तो यहाँ से मुख्य फोकस से निकल जाएगी किरण। यहाँ से देखिए यहाँ से परावर्तित होगी, ये वाली प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकलेगी और ये भी परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जहां पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर देखिए परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस पर काट दे रही हैं प्रकाश किरण, तो यहाँ पर मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यानी कि इमेज। जो हमारी वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनता है। तो हमारी जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का यानी कि बहुत ही छोटा यहाँ पर बनेगा। तो आइए देखते हैं दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति क्या है? यहाँ पर देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अनंत यहाँ पर है हमारा, अनंत, और वक्रता केंद्र कहाँ है? यहाँ पर है। इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो यहाँ पर स्थिति मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, तो यहाँ पर इस जब प्रकाश किरण इसके समांतर जाएगी, पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी और यहाँ पर समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से निकलती है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी और यहाँ पर देखिए दूसरी प्रकाश किरण हम क्या से ले जाएंगे? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से जब जाएगी तो यहाँ पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ से निकल जाएगी? समांतर निकल जाएगी। जब दर्पण मुख्य फोकस से जाएगी तो समांतर निकलेगी, तो समांतर जब निकलेगी तो यहाँ पर प्रकाश किरण कहाँ काटेगी? देखिए यहाँ पर, यहाँ पर काट दिए प्रकाश किरण तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ये हमारी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इमेज यानी कि प्रतिबिंब। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए प्रतिबिंब, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा, और ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी कि हमारा अनंत यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पर देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब इससे वस्तु से छोटा बना है। अब आइए देखते हैं तीसरी स्थिति क्या है हमारी। देखिए हमारी तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर स्थिति यानी कि वस्तु यहाँ पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से पहली जो प्रकाश किरण है तो यहाँ से जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से। यहाँ से देखिए मुख्य फोकस से निकलेगी, तो जब मुख्य फोकस से निकलेगी
यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस से निकल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर दूसरी जब किरण जाएगी तो वो कहाँ से निकलेगी, दूसरी किरण जाएगी हमारी मुख्य फोकस से दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जब निकलेगी यहाँ पर आप देखेंगे वस्तु के ठीक नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का। जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर वस्तु हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और ये हमारे क्या हो जाएगा, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ये क्या हो जाएगा हमारा इमेज। तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ठीक नीचे वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। अब आइए देखते हैं चौथी स्थिति हमारी क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारी चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि वक्रता केंद्र हमारे यहाँ पर है और फोकस यहाँ पर, वस्तु इसके बीच में कहीं भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी वस्तु यहाँ पर, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो इस पहली किरण कहाँ से जाएगी, समांतर जाएगी, तो इसको हम समांतर पर प्रकाश किरण ले जाएंगे वक्र यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी। और यहाँ पर दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से जब जाएगी दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये किरण कहाँ पर काटेगी, यहाँ पर वक्रता केंद्र के पीछे काटेगी और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा, देखिए यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ठीक पीछे वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु ये छोटी है, ये हो जाएगी हमारी क्या, ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो जाएगा, इमेज। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर प्रकाश किरणें काट रही हैं तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमारी पांचवी स्थिति आती है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है। यहाँ पर देखिए पहली किरण समांतर जाएगी, कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से निकल जाएगी। तो यहाँ पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी। समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से। तो यहाँ पर मुख्य फोकस से निकल जाएगी और यहाँ दूसरी प्रकाश किरण हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से देखिए यहाँ पर ले जाएंगे तो वक्रता केंद्र से दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण से यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी तो इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यहाँ पर हम प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, यानी कि अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत पर काटेगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा प्रतिबिंब इसका, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमने पांचवी स्थिति, अब आइए देखते हैं छठी स्थिति। तो यहाँ पर देखिए हमारी छठी स्थिति क्या है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो। तो यहाँ पर देखिए ध्रुव कहाँ है इसका, यहाँ पर ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो यहाँ पर दर्पण का ध्रुव हमारा ये हो गया, और इस यहाँ पर देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पर हम वस्तु रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगी वस्तु। तो यहाँ पर देखिए इसका समांतर, पहला किरण समांतर जाएगा, यहाँ पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकलेगा, और यहाँ पर दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से हम जब ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इधर तो प्रकाश किरण नहीं काटेगी, यहाँ पर अनंत पे जाके काटेगी, कहीं भी नहीं काटेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्रकाश किरणें फैल रही हैं।
यहाँ पर देखिए यहाँ से फैल रही है एक प्रकाश किरणें, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं काटेंगी, तो इसके हम यहाँ पर इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पर पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। दर्पण के ठीक पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर देखिए जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर देखिए सीधा प्रतिबिंब बना है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है, और मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियां देख ली, इसमें 6 स्थितियां ही हैं। अब आइए देखते हैं हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां हैं, वो कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहली स्थिति है इसमें जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, इसमें आइए देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दर्पण, हमने दर्पण बना लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा और यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र। जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड रखते हैं। यहाँ पर देखिए दर्पण है, लेफ्ट साइड प्रतिबिंब को रखेंगे, लेफ्ट साइड हमेशा वस्तु को रखते हैं, तो हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लीजिए अनंत पर वस्तु है तो इस प्रकाश किरण समांतर जाएगी, यहाँ से भी समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तित होने के बाद यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होगी, और इसमें भी मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर जब प्रकाश किरण अनंत से चलेंगी तो दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद यहाँ से मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी, तो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर होगी तो उत्तल दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पर भी हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा। तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो यहाँ पर होगी हमारी पहली स्थिति कंप्लीट। अब आइए देखते हैं इसकी दूसरी स्थिति क्या है, वो भी लास्ट स्थिति। यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, यानी कि मुख्य अक्ष पर इसे कहीं भी रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण और ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, और यहाँ पर वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, और ये हो जाएगा इसका फोकस, और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। जहां से पहली किरण जाएगी समांतर दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी किरण हम कहां से ले जाएंगे, दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जहां पर काटेगी यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो तो उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। यानी कि यहाँ पर देखिए वस्तु बड़ा है और यहाँ पर क्या हो गया है, इसका प्रतिबिंब छोटा हो गया है। ये क्या हो जाएगा हमारा इमेज और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख लिया है। यहाँ पर देखिए हमारे कुछ स्टार पॉइंट हैं, इसे आप याद करके रखें ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका फंसे ना। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। तो हमने उत्तल दर्पण में देखा था जब वस्तु अनंत पर है तो बिंदु के आकार का बनता था। अगर दूसरी स्थिति क्या है इसकी, जब उत्तल दर्पण में जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पर वही लिखा है, जब उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनाता है, यानी कि उसका प्रतीत होता है कि हमें प्रकाश किरणें यहाँ पर काट रही हैं। यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके बनाया था तो यहाँ पर प्रतीत हो रही थी, यहाँ पर प्रकाश किरणें काट रही हैं तो आभासी उसको कहेंगे, आभासी यानी कि प्रतीत होंगी, प्रकाश किरणें वहां पर काट रही हैं तो वहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा यहाँ पर बनता है उत्तल दर्पण में। और देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है। अवतल दर्पण हमने देखा था, उसमें कई स्थितियां थी। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर देखा था हमने अवतल दर्पण में बहुत सारे प्रतिबिंब बने थे, बहुत सारी स्थितियां भी थी, यानी कि 6 टोटल कितनी थी, 6 स्थितियां थी। तो वहां पर कितने प्रतिबिंब बने थे, 6 प्रतिबिंब, 6 प्रकार के हमारे प्रतिबिंब बन गए थे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर होता है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, समतल दर्पण हमारा एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी यानी कि आभासी बनाता है और वस्तु के बराबर आकार का बनाता है। समतल दर्पण आपने देखा होगा, जिसमें हम घर में जो हमारे शीशा लगा होता है वो समतल दर्पण होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है। उसमें हमेशा क्या होता है, एक ऐसा दर्पण होता है समतल दर्पण जो हमारा दर्पण है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। हमारे घर का शीशा जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारा, यानी कि जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हम वस्तु का कार्य करते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, हमारा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाता है और वस्तु के बराबर आकार का बनाता है। यानी कि जब हम उसके सामने खड़ा होते हैं तो हमारे जैसा ही प्रतिबिंब बनाता है, हमारे इतने आकार का बनाता है लेकिन आभासी बना देता है। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।